Okay. Can you guys see the screen? Please confirm. Yes, sir. Okay. So we'll start with a very brief introduction for the Constitution. आज हम ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे. आज हम ये देखेंगे कि फॉर आवर एग्जामिनेशन हमारी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. आई होप आप सबके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट होगा. और मैं चाहूँगा कि जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर ओवर द इयर्स इस एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बनते आए हैं उनको हम आज कवर कर लेते हैं, सो दैट एटलीस्ट यू हैव अ बेसिक आइडिया, अ जनरल आइडिया कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं आपको याद रखने हैं. ठीक है. तो एक स्ट्रक्चर भी साथ साथ में करते जाएंगे और साथ साथ में उस पर्टिकुलर पार्ट में कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर आवर एग्जामिनेशन वो भी हम साथ में नोट डाउन करेंगे. सो प्रियम्बल में से क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. सो प्रियम्बल प्लीज बाय हार्ट इट. वैसे भी आपको जिंदगी में याद होना चाहिए ये. स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से. पार्ट वन में आपको आर्टिकल टू, आर्टिकल थ्री is important, which talks about the admission of new states into the Union of India. And then there is Article 3, which talks about formation of new states and alteration of the existing boundaries of the states. Citizenship जो पार्ट है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस एज सच आर्टिकल पे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दो चीजें आपको याद रखनी है इसमें से. व्हाट आर दोस? कि सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जाती है और सिटीजनशिप आप लूज कैसे करते हैं. ठीक है. दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. आई होप आप साथ में नोट डाउन कर रहे हैं. अगर किसी चीज में कंफ्यूजन लगे प्लीज लेट मी नो. पार्ट थ्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की. ठीक है. आर्टिकल 13 में लॉज की डेफिनेशन दी गई है. व्हाट आर कंसिडर्ड लॉज and then the application, or when we are talking about in context with fundamental rights तो किसको हम law consider करते हैं. नोट डाउन आर्टिकल 14, 15, 14 से लेके कंप्लीटली 12 से लेके कंप्लीटली टिल आर्टिकल नंबर 32. यहां तक आपको सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं. उसके बाद आते हैं पार्ट 4 पे, विच इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. अर्लियर इसके बारे में वो ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछते थे, बट नाउअडेज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली और इन डेप्थ इनके अंदर में से आ रहे हैं. सो अलोंग विद द आर्टिकल नंबर यू हैव टू रिमेंबर व्हाट द आर्टिकल इटसेल्फ सेज. ठीक है. तो डीपीएसपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. कई बार फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी का सवाल जो है आपको देखने में मिल सकता है. ठीक है. इसका क्वेश्चन यूजुअली होता है कि विच ऑफ देम इज द डोमिनेंट वन और विच सबस्यूम्स द अदर वन. ठीक है. सो दिस डिबेट हैज टू बी read by you. उसके बाद पार्ट 4A वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, कौन सा नंबर है. ठीक है. व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज एज सिटीजन्स. इसमें एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली बनता है, वो ये है दैट वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पूछ ली जाएगी एंड यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू नो वेदर इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी और इज इट अ डीपीएसपी. दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन. तो प्लीज याद रखें कि आपको डिस्टिंग्विश कैसे करना है व्हाट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी एंड व्हाट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर.
पार्ट 5 में हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हो जाता है ऑफ द यूनियन। इसमें देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं हमें। 52 से स्टार्ट करके वी हैव टू रिमेंबर टिल द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां तक आपको बाय हार्ट करना है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज आर्टिकल्स। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, बट हाँ, कौन से आर्टिकल के अंडर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं वो याद रखना है आपको। और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो 63 एंड 64 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 72 विच इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ प्लीज आप जब भी आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको सेम चीजें गवर्नर की एक साथ ही पढ़नी है। सो वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट प्रेसिडेंट, ऑल्सो study about governor simultaneously so that you are able to distinguish between the two in terms of their power. ठीक है, फॉर इंस्टांस the president has the power to pardon the death sentence but governor does not have that. ठीक है, ऐसी डिस्टिंक्शन जहां पे इनके पावर में डिस्टिंक्शन है वहां पे क्वेश्चन बन जाता है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिकॉज दे टॉक अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है हम थोड़ा देखेंगे व्हेन वी कम टू दीज आर्टिकल्स, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत फ्रीक्वेंटली इनसे सवाल बनता है। आर्टिकल 76 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम है ये देखेंगे हम व्हेन इट कम्स टू इट। देन 77 एंड 78 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आप मार्क कर रहे हो साथ साथ में। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कई बार सवाल बनता है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है आर्टिकल 108 विच इज द जॉइंट सिटिंग। फिर याद रखना है आपको आर्टिकल 110 विच इज टॉकिंग अबाउट द मनी बिल। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 112 बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लेमेन्स लैंग्वेज में बजट बोल देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 122 which talks about the privilege of the proceedings, the immunity of the proceedings which happen in the parliament. The courts cannot intervene into it. ठीक है, this is a very important article, बहुत बार पूछा गया है ये, so please mark it. And then you have to mark article 123 which talks about promulgation of the ordinances. Ordinances बहुत important topic है। Why? Because when either of the session is not in the either of the session of the parliament is not happening, then the ordinances are promulgated by the president, and there are various judgments as to the limitations regarding it and what are the parameters जिसके हिसाब से ordinances जो हैं promulgate करने चाहिए। ठीक है, सो इसकी जो जजमेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और इनकी जो कंडीशनैलिटी है कि कब ऑर्डिनेंसेस पास किए प्रोमलगेट किए जा सकते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी कम टू जुडिशरी। जुडिशरी में यू हैव टू रिमेंबर आर्टिकल 124
Okay, then you have to remember Article 125. Thereafter you have to remember, अब ये जो आर्टिकल्स हैं ये सब में से, क्योंकि these are not so mainstream articles, तो हर बार इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है. So please remember these articles. These are very very important. एक है 129, एक है 131, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है सुप्रीम कोर्ट के. देन देयर इज एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में अलग अलग है. सिविल केसेस में है 133 में और एपलेट केसेस में है 134 में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then we come to SLP, which we always call SLP, that is known as special leave petition, जो कि अंडर आर्टिकल 136 डाली जाती है ऑफ द Constitution. This is a very very important article. Please remember this. Then reviewing of the judgment, Article 137. These are the articles that you have to mark and remember. इन सबको याद रखना है आपको. इसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 141 and 142, 143. 141 is stay decisis, which means इसको पूछा यूजुअली ऐसे जाता है आपके एग्जाम में, what is stay decisis? Okay, which is the binding nature of the Supreme Court's law on the lower courts. ठीक है. 142 जो है इसको हम inherent power of the Supreme Court बोलते हैं. इसका क्वेश्चन भी ऐसे बनता है, अंडर व्हाट आर्टिकल द इनहेरेंट पावर आर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट. उसका आंसर होता है आर्टिकल 142. ठीक है. ये है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. आर्टिकल 143 पे क्वेश्चन बनता है, अंडर व्हाट आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट. और ऑल्टरनेटिवली ऐसे पूछा जा सकता है, अंडर व्हाट आर्टिकल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज exercised by the Supreme Court. उसका आंसर होगा आर्टिकल 143. So 141 to 3 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट. Thereafter we come to article 145, where the powers are given to the court to make their own rules regarding the administration of the appointing of the staff and all those things. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में. आर्टिकल 148 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका यूजुअली यही क्वेश्चन बनता है कि अंडर व्हाट आर्टिकल CAG is appointed. So answer would be article 148. So this is what you have to remember. उसके बाद गवर्नर का आर्टिकल याद रखना है 153. ये आपको अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, व्हेन यू आर स्टडिंग द प्रेसिडेंट तो गवर्नर को साथ में कंपेयर करके पढ़ें. इस साइड प्रेसिडेंट लिख लें, इस साइड गवर्नर लिख लें. जो पावर्स आप प्रेसिडेंट की पढ़ेंगे सेम पावर गवर्नर की पढ़नी है आप. ठीक है. सो आई विल नॉट बी गेटिंग इनटू दिस बिकॉज जो भी प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे ही गवर्नर के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएंगे, जैसे कि ये दोनों इंपॉर्टेंट फिर से हो गए. ठीक है. अटॉर्नी जनरल की जगह पे स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 165 है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. उसके बाद आ गए हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स में. ठीक है. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द पासिंग ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट. कैसे जो बिल है उसकी फर्स्ट हियरिंग होती है, फिर सेकंड हियरिंग होती है, फिर थर्ड हियरिंग होती है, एंड देन फर्स्ट इट इज पास्ड इन द first either it's passed in the Lok Sabha, then it shifts to the Rajya Sabha, then assent of the president is given. ठीक है. This can happen alternatively by the way, but if it's a money bill तो वो सिर्फ लोक सभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है. and in terms of money bill, only the Rajya Sabha can keep that bill only for 14 days. ठीक है. उसके बाद it is deemed pass. तो ऐसी जो निटिग्रिटीज वाली चीजें हैं आई होप आपको याद होंगी. आपको ये याद रखनी है, अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है.
ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलर टू प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर विच वी वर स्टडिंग, सिमिलरली आपको सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट करके पढ़ना है। दिस विल एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिमिलरली हाई कोर्ट के जो कॉरिस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स हैं वो भी आपको साथ में याद रखने हैं। ठीक है, सो इसमें वो सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 8 में, जो कि यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। पार्ट 8 में यूजुअली ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट फ्रॉम द पास्ट 4 to 5 years आर्टिकल 239 AA हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं कई बार पूछ लिए गए हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। देन वी कम टू पंचायत। पंचायत आर वेरी, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं जो कि अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, ये आपको याद रखने हैं। पार्ट 9 जो है वो पंचायत की बात करता है, और पार्ट 9A जो है म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है। प्लीज इसका नंबर जरूर याद रखें। सो आई हैव सीन इन मेनी एग्जामिनेशंस क्वेश्चन रिगार्डिंग कि अगर आप पंचायत का पार्ट 9 याद कर रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटी का आपको लगता है कि पार्ट 10 है। प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स नॉट 10, इट्स 9A। ये कई एग्जाम्स में मैं देख चुका हूं, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, मार्क इट इन योर नोट्स। ठीक है, पंचायत में भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पंचायत में आपको ग्राम सभा का रोल देखना है कि ग्राम सभा का रोल क्या है। ठीक है, मार्क इट इन योर नोट्स दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ऑल्सो आपको यहाँ पे जो पावर ऑफ इम्पोजिंग टैक्स है, ये चीज के बारे में भी पढ़ना है कि पंचायत कब टैक्स इम्पोज कर सकती है। और एक चीज याद रखें, अनलाइक द फाइनेंस कमीशन जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिवॉल्व करता है द फंड्स, यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचायत को देता है। ठीक है, फंडिंग। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसके बारे में कई क्वेश्चंस बन चुके हैं पहले। आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी अमेंडमेंट से ये ऐड हुई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, पार्ट भी याद रखना है इसका। ऑल्सो रिसेंटली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कौन सी अथॉरिटी के पास होगी, वो चेंज हो चुकी है। वो कौन सी अथॉरिटी है, यू गाइज विल लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास। और इसमें डिफरेंशिएशन भी है, कई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं, कई सिंगल भी होती हैं, तो ये डिफरेंशिएशन भी देख लीजिएगा। ये वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए, जीएस के पार्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटी बट फॉर अदर करंट अफेयर पार्ट ऑल्सो। उसके बाद ट्राइबल शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं हम। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब आ गए हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यहाँ पे कई आर्टिकल्स हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो हम देखते हैं कौन से में याद रखने हैं। प्राइमरली तो आपको याद रखना है 245 एंड 246, बिकॉज दे डिटर्मिन the power, and 249 they determine the power between the parliament and the state legislature to make certain laws। ठीक है, सो 245 246 याद रखना है, और इसके साथ साथ आपको जो है शेड्यूल 7 भी याद रखना है। ठीक है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताई गई है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एंड 248 इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन किसके पास है, आई होप आपको पता होगा, पार्लियामेंट के पास है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि either the certain legislations are put under the union list or the state list or the concurrent list, ये पार्लियामेंट बनाएगा।
ये स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा और ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है। बट जो इन तीनों में फॉल नहीं करेगा वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है पावर, विच वी कॉल रेसिड्यूरी, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। उसके बाद आर्टिकल 250 इज इंपॉर्टेंट। 252 is important. 254 is important, ठीक है। 257 is important. 262 very important, and 262, both of these are very important. This is interstate water dispute और ये है इंटरस्टेट काउंसिल। इसके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। फाइनेंशियल के बारे में देख लेते हैं। इसमें आपको कंसोलिडेटेड टैक्स इम्पोजिंग की पावर कहाँ से आती है, ठीक है, वो 265 से आती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। ये आर्टिकल 270 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें आते हैं हम 280 which is the finance commission. This you have to remember, very very important. These are not so important for you specifically. Article 300 capital A, very important for you. Why? Because right to property is now a constitutional right or a legal right rather than a fundamental right. Article 301, very important. Okay. यहाँ पे आपको याद रखना है आर्टिकल 310 एंड 311 एंड 312। ये तीन आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से। यही तीन याद रखने हैं बस आपको। मूविंग ऑन, ट्राइब्यूनल्स कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं, नंबर याद रखना है। दोनों आर्टिकल नंबर याद रखने हैं, यहाँ पे रिपीट होते हैं कई बार। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस में रिजर्वेशन वाले कुछ आर्टिकल्स याद रखने हैं आपको। जो रिसेंटली एडेड हैं वो भी याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 335, 338, 338 कैपिटल ए, 338 कैपिटल बी, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के बारे में लिखा गया है, वो है 341, 342। कमिंग डाउन टू द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें क्वेश्चन बनता है इन तीनों पे। आर्टिकल 350, 350 कैपिटल ए, 350 कैपिटल बी। इमरजेंसी प्रोविजन इस चैप्टर का सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कब कब इमरजेंसी लगी थी ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी नेशनल इमरजेंसी है, कहाँ पे स्टेट इमरजेंसी है, कहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सस्पेंशन कौन से आर्टिकल्स की होती है, कौन सी आर्टिकल्स की ऑटोमेटिक सस्पेंशन होती है और कौन सी आर्टिकल्स की बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट सस्पेंशन होती है, दोनों आपको याद रखना। मूविंग ऑन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट भी याद रखना है, बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। और आर्टिकल भी याद रखना है और इन डेप्थ भी आपको ये पढ़ के पूरा याद रखना है। डिफरेंट वेज ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। सिंपल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल क्या है,
ठीक है। और स्पेशल में भी दो टाइप होते हैं, एक में जो स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए होता है आपको, वो अलग होता है। और इसमें आपको याद रखना है कि कौन से लेजिस्लेशंस को पास करते हुए, कौन से आर्टिकल्स को अमेंड करते हुए ये वाली स्पेशल चाहिए और कौन सो करने के लिए ये वाली चाहिए। ठीक है, इसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। और कौन सी अमेंडमेंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चल जाएगी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसमें। फॉर इंस्टांस द थिंग्स विच इम्पैक्ट द पावर ऑफ द स्टेट, वहां पे आपको स्टेट रेटिफिकेशन मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शेड्यूल 7 में, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट बताया गया है, अगर इसमें अमेंडमेंट करनी है तो स्टेट रेटिफिकेशन इज मैंडेटरी। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, तो ऐसे आपको याद रखनी है सर। आगे टेम्परेरी प्रोविजंस, आर्टिकल 370 आप सबको याद होगा। जो बाकी हैं इनके इनके बारे में एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। कई एग्जाम्स में ऐसे रैंडमली पूछा गया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ओके, शेड्यूल आपको सारे याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव डन एन ओवरव्यू ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। जो चीजें आपको याद रखनी है, जो चीजें आपको मार्क आउट करनी है, अगर किसी का कोई डाउट है यू गाइस कैन आस्क मी। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा विल पिक इट अप फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्टार्ट ऑफ विद अ फ्यू टॉपिक्स। अगर किसी को डाउट है प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी। सर एक बार आप लेसन 10 है, जो चैप्टर 10 है, उसके टॉपिक्स एक बार रिपीट करना। सॉरी सॉरी, प्लीज रिपीट। सर, मे यू प्लीज रिपीट द टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 10। चैप्टर 10। यस सर। सॉरी, आर यू टॉकिंग अबाउट पार्ट 10, राइट? यस सर, यस सर। हाँ, बिकॉज चैप्टर्स आर इन विद इन द पार्ट्स। Only part 10 has this tribal area. There is nothing. You just have to remember Article 244. That's it. यस सर। बस यहाँ पे कुछ है नहीं खास. There is nothing very important in this part. But Article 244, please go through it एक बार. ठीक है. यस सर। This topic is very important. Cooperative societies. Please एक बार इसको वैसे भी other than the constitution itself ये आपको पढ़ना है. इसके बारे में काफी changes आ चुके हैं in the past 5 to 10 years. तो this topic becomes very important. इसका अमेंडमेंट का कौन सा नंबर है, कौन से साल में अमेंड हुआ है, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अंडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बारे में पिछले 2-3 साल से बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। ओके, यस सर। एनी अदर डाउट किसी का? जी स्नेहा, वामिका, एनी डाउट ड्यू? No, sir. ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द, किसी को एनीवन who wants to go about certain topics earlier and then go about the other topics later? कुछ है आपके दिमाग में, any structure you guys want me to follow? Anything, any structure you guys need to follow ताकि आपकी रिवीजन में, आपके सिलेबस में how can I help? Then you guys can tell me, तो accordingly हम वैसे कर लेंगे।
You guys want me to go from the top? Consensus है सबका इस बात पे? यस सर, यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है जी, डन। और मेरा पेस थोड़ा सा कई बार फास्ट भी हो सकता है, कई बार स्लो भी हो सकता है, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक पर से। तो जहाँ पे आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो उसका यूजुअली कारण ये होता है कि वो टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आई डोंट वांट यू टू एम्फसाइज ऑन इट एज मच। बट कई चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा के चलता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रास्प दैट कॉन्सेप्ट, because it is not just important for this examination of yours, but it is generally very important no matter where you end up doing the law. ठीक है। सो हम थोड़ा उन टॉपिक्स को धीरे से करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो मुझे लगता है कि थोड़े रट्टा मारने वाले टॉपिक्स हैं या थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर और यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन, वो मैं थोड़ा जल्दी से निकल के जाऊंगा। ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको लगे मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी टू गो स्लो देयर। अगर आपको कुछ समझना है, विल गो फॉर ओवर इट अगेन। ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द प्रियम्बल। ठीक है। प्रियम्बल के बारे में कई कोट्स हैं, वो याद करना। आपको जो नोट्स दिए गए हैं या पहुंच जाएंगे आपके पास, उसमें प्रियम्बल के बारे में दैट इज द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड सो फोर्थ, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज सो एंड सो। वो सारी चीजें याद रख लेना, कई बार उसके बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा प्रियम्बल पे क्वेश्चन बनता है, इज इट और इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। ये जो डिलेमा है, इस क्वेश्चन पे बहुत जजमेंट्स आ चुकी हैं। ठीक है। जैसे इनरी बेरी बेरी केस है, और फिर गोलकनाथ है। ये सारे केसेस जो हैं प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। फाइनली केस भारती के, उसमें इसका रेजोल्यूशन हुआ था। बट आपको जो है हर एक केस के बारे में याद रखना है कि कहाँ पे उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, प्रियम्बल इज अ पार्ट, एंड कहाँ पे उन्होंने बोला था दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट बट कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्सटेंटिव पावर टू गिव जस्टिस। ठीक है। तो कृष्ण भारती केस आपको याद रखना है। सो प्रियम्बल का ये क्वेश्चन, वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन प्रियम्बल तो पूरा ही आपको याद रखना है, each and every one of you. I want you to remember the preamble. This is very, very important for you to remember. We, the people of India, which means that this constitution is not something which is given to us by any outside power. This is a document which in the political science we call as grand norm. Grand norm means that base or the foundation over which everything else is standing. So this base or the grand norm is the constitution. And who has given us this constitution? It is us ourselves who have given this constitution to ourselves. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, who is supreme, whether constitution or people, तो क्या आंसर होगा? प्लीज आंसर। जी, who is supreme, constitution or the people of India? द पीपल ऑफ इंडिया। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू एवरीवन, मुझे सबका एक जवाब मिलना चाहिए। प्लीज एक ही स्टूडेंट बार बार आंसर ना करे। प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास। हाँ जी, पीपल, ठीक है। अदर्स? चलिए इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम till the time we as citizens of India or the people of India come to the unanimous consensus that we want to completely change
or take over the constitution, which can happen by what? By a revolution, or let's say, or a plebiscite, ठीक है, और other such mechanisms जहां पे कोई you take over the entire structure of the state, which usually does not happen in a country like India, which is a democracy. So till the time we, the people of India, decide to not completely do away with the constitution is supreme. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है who is supreme or what is supreme in India, the constitution is supreme in India. Because once we have given ourselves the constitution, we have given our powers to the constitution for us ourselves to be administrative. Okay? So people of India are not the supreme, constitution of India are the supreme. Okay? So remember this. उसके बाद ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. Sovereign means that there is no other entity or outside entity which is controlling us. You are independent to take your own decisions, to make your own laws. Then socialist, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कौन सा सोशलिज्म है इंडिया में. So India has a mixed socialism. ठीक है, it is neither a complete socialism nor it is capitalism. It's a mixed socialism. Secular, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है whether it's a positive secularism or whether it's a negative secularism. जैसे अमेरिका में negative secularism है, which means what? That the state will not interfere with the religion. I hope आपको state versus religion का debate पता होगा. So the US Constitution ensures that the state is at a safe distance from the religion. State has no part to play in the religion. But in the positive secularism, which we follow here in India, the state can take part or interfere where it is required for the overall well-being of the society. When the कोई social order issue है या फिर कोई morality issue है, in those instances, the state can interfere in certain practices of the religion. Okay? So positive secularism we follow. Democratic republic, democratic means of the people, by the people, for the people. Okay? Which means the government is made by the people. And republic means there is no hereditary head of the state. Okay, I hope ये सारी terminologies आपको याद हो गई होंगी. Any doubt so far? ये जो मैं साथ साथ में आपको चीजें बताए जा रहा हूँ ना, दैट हु इज सुप्रीम और ये सब, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं. तो इनको आप एक क्वेश्चन, ये आप ये समझ लीजिए कि हम पीवाईक्यूज भी साथ साथ में कर ही रहे हैं. ठीक है, ये ऐसी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इन पे सब पे क्वेश्चन बना हुआ है. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये सारे साथ में नोट डाउन करते रहिए. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. एनी डाउट सो फार? नो सर. ठीक है जी. आगे जस्टिस है. आई डोंट थिंक सो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे. जस्टिस कैसा चाहिए हमें? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों टाइप का चाहिए. लिबर्टी चाहिए ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. प्लीज ऐसे मत समझ के चलिएगा कि मैंने एक बार पढ़ लिया और मुझे याद हो गया कि उसमें क्या लिखा हुआ था, थॉट लिखा हुआ था, एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, बिलीफ. वो कई बार आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, तो ये रट्टा मारना है. सो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऐसे लाइन में ही याद रखना है आप. अगेन, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी.
Then we are talking about fraternity. Fraternity में assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ये जो टर्म है कौन सी, अब एक और क्वेश्चन बनता है प्रियम्बल में, दैट इज कि कौन से अमेंडमेंट से जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है, और क्या क्या चीजें ऐड करी गई थी, तो उसमें कौन सी चीजें ऐड करी थी, आई होप आप सबको पता होगा। सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किया गया था, और यहाँ पे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड किया गया था, ठीक है जी। In our Constituent Assembly, this 26th November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इसी वजह से हम 26 नवंबर को लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, राइट? तो रिमेंबर दिस। चलिए आगे। तो प्रियम्बल के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस अभी मेरे दिमाग में आ रहे थे वो सारे आ चुके हैं। अगर कोई और आएगा तो मैं बता दूंगा साथ में। अब पार्ट 1 में कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? एक तो सीधा ये पूछ लेते हैं कि ये फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इज इंडिया अ यूनियन और अ यूनिटरी स्टेट और अ फेडरल स्टेट, तो उसका आंसर क्या होगा जी, बताइए। फेडरल स्टेट। नो, उसका आंसर होगा इंडिया इज अ यूनियन स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ये मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आर्टिकल 1 में डायरेक्टली लिखा हुआ है, वो आर्टिकल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ओवर द अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फेडरल है, वो भी एक्चुअली फेडरल नहीं है, वो क्वासी फेडरल है। विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स दिस, दैट नॉर्मली ये फेडरल होता है, नॉर्मली इंडिया फेडरल स्टेट है। क्यों? क्योंकि द पावर्स आर डिवाइडेड अमंगस्ट सेंटर एंड द स्टेट, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाइक इमरजेंसी, द यूनियन और द सेंटर टेक्स ओवर द स्टेट। इसीलिए इसको क्वासी फेडरल का दर्जा दिया गया है, बट ये कहीं पे मेंशन्ड नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे जो फिलोसोफर्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमनरीज हैं, उन्होंने वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं गिवन दी आर्टिकल्स दैट वी हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, इंडिया दैट इज भारत, इज इट अ फेडरेशन और इज इट अ यूनियन, अगर तो ये दोनों ऑप्शंस में हैं तो फिर आप यूनियन के साथ जाओगे, आप फेडरल के साथ नहीं जाओगे। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन दिया हो क्वासी फेडरल वाला, तो दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है जी। यस सर। अब फेडरलिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद रखना है, वो कौन सा है? कोई बता सकता है डियर मुझे? अगर मुझे आपसे पूछना हो कि कौन सा आर्टिकल आपको ये दर्शाता है कि इंडिया एक फेडरेशन है, एक फेडरल स्टेट है, तो वो कौन सा आर्टिकल होगा? ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है बाय द वे आपके एग्जामिनेशन में पहले। सर आर्टिकल 1। नो, आर्टिकल 246। 246। आर्टिकल 246 जो है वहां पे डिवीजन ऑफ द पावर्स बताया गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और वो कैसे डिवाइड होगा वो बताया गया है शेड्यूल्स में। शेड्यूल्स होते क्या हैं माय डियर? शेड्यूल्स आर दोज डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में आप नहीं बता सकते हो, तो उनको इलेबोरेट करने के लिए आपने शेड्यूल्स दिए हैं। अब जैसे डिवीजन ऑफ पावर दी कहाँ गई है, वो आर्टिकल 246 में दी गई है, बट वो कैसे डिवाइड होगा ये बताया गया है शेड्यूल 7 में। तो आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 ये दोनों एक साथ जोड़ के पढ़े जाते हैं, ठीक है जी, समझ आया? यस सर। चलिए आप, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो नाम है कौन से शेड्यूल में पाया जाता है, वो फर्स्ट शेड्यूल में पाया जाता है। शेड्यूल की जो पूरी लिस्ट याद करेंगे वो वहां पे आपको याद हो जाएगा ये, बट जस्ट फॉर मेंशनिंग आई हैव मेंशनड इट। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स आर्टिकल 2 में आता है, एंड ऑल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, उनका नाम और ये सब सारा 3 में आता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे याद आ गया जो बनता है, बताइए जी कि अगर आपको
न्यू स्टेट फॉर्म करनी है या आपको एग्जिस्टिंग स्टेट्स में ऑल्ट्रेशन करनी है, तो वहां पे सॉरी तो वहां पे सिंपल मेजॉरिटी लगेगी या स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, बताइए जी। सर स्पेशल लगेगी। एनीवन एल्स? यहां पे लगेगी जी सिंपल। और ये दूसरा एविडेंस है ये बताने के लिए दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अगर फेडरल होती तो स्पेशल लगती। इंडिया कह रहा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो अपने देश का कोई भी हिस्सा ऐड भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। मैं रिमूव नहीं कर सकती, ऐड तो कर ही सकती है, खैर ऑल्टर कर सकती है। ठीक है। तो अगर तो इस ये आपको कैसे पता चलता है? बिकॉज उसके लिए सिर्फ आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अगर आपने पार्लियामेंट में वो पास कर दिया, अ न्यू स्टेट कैन इमर्ज आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, दिस इज द सेकंड एविडेंस टू बैक दिस फैक्ट दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए आगे। और इसके बाद आर्टिकल 4 में ये लिखा गया है कि अगर आर्टिकल 2 या 3 में आपने कोई भी चेंजेस किया, यानी कि आपने ये यूज किया चाहे ये यूज किया, और उसकी वजह से आपको फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूटीज की लिस्ट दे रखी है, राइट? तो अगर आपने ये यूज किया चाहे ये यूज किया, जो आपको ये फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, ये आर्टिकल 4 कहता है। ठीक है, वो कहता है कि जब आपने इसमें 2 और 3 में चेंज कर दिया, तो हम ये मान लेंगे कि आपने शेड्यूल में भी चेंज कर दिया। फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी ऑटोमेटिक चेंज मान लिया जाएगा। तो आपको शेड्यूल में अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये आर्टिकल 4 ये बात करता है। आर्टिकल फिर उसके बाद सिटीजनशिप आ गया, आर्टिकल 5 है। ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत आसान है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी। अगर कुछ आए तो इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक इट अप। यहाँ पे आर्टिकल्स में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिटीजनशिप में, मैंने आपको बताया। जैसे सिटीजनशिप में दो टॉपिक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक्वायर कैसे की गई है, और एक आप सिटीजनशिप लूज कैसे करते हो। ये दो क्वेश्चंस याद रखने हैं बस आपको। और इसके साथ साथ इसका करंट अफेयर अगर मैं बात करूं, तो जैसे इमिग्रेंट इमिग्रेंट इशू है इंडिया में, आज चल रहा है, हर एक जगह पे ही चल रहा है। स्पेशली दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल रहा है, अब नॉर्दर्न स्टेट्स में भी यू कैन सी इट इन पंजाब हरियाणा एज वेल। जो इमिग्रेशन इशू है, तो आपने देखा होगा पहले असम में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन करने की बात चल रही थी। तो ये क्या होता है, ये आपका कंटेम्प्रेरी इशू बन गया। तो प्लीज इसको भी साथ में नोट डाउन करें। ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक बन जाएगा, जो कि इस पार्ट में से निकल रहा है। ठीक है जी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट अपना फंडामेंटल राइट्स है। इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा और मैं थोड़ा आराम से लेके चलूंगा आपको इसमें से। आज मैं नहीं चाहूंगा कि इन द ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ आई वुड टेक यू थ्रू दीज फंडामेंटल राइट्स इन वन गो। तो आज के लिए मैं इतना ही लेक्चर लूंगा। कल हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे, सो दैट मुझे थोड़ा आपका रिव्यू पता चल जाए कि वेदर आई एम गोइंग टू फास्ट और आई एम गोइंग टू स्लो, और क्या चीज़ें हैं विच आई नीड टू ऐड सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो कल हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक करेंगे। अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। रेस्ट वी विल टेक अप दिस क्लास टुमारो।
जी। Sir, हाँ the articles you have mentioned to learn, is it important to learn for the UG students too? जी डियर, बिल्कुल। Okay, thank you. मैंने आपको सिर्फ माँ की डियर वो आर्टिकल्स कराए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको सारे आर्टिकल्स नहीं करवाए हैं ना। आई टोल्ड यू द आर्टिकल्स विच दे यूजुअली आस्क। जैसे ऑर्डिनेंस का सीधा पूछ लेंगे, सीधा पूछ लेंगे वो आपसे कि कौन सा आर्टिकल के अंडर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए जाते हैं, तो उसका आंसर है, क्या आंसर है जी उसका बताइए। उसका आंसर है 123। फिर वो सीधा पूछेंगे कि बताइए जी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल के अंडर है, तो उसका आंसर क्या होगा, किसी को पता है? उसका आंसर होगा 143। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये वो वाले सदाबहार आर्टिकल हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप मिस नहीं कर सकते। और कोई डाउट? प्लीज एक चीज याद रखें, मैं कई बार पढ़ाते हुए आपको जो है साथ साथ में जो रैंडम चीजें मेरे दिमाग में आ रही होती हैं वो एक्चुअली रैंडम चीजें नहीं होती हैं, वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स अपनी जिंदगी में देखी हैं। whether it's the examination in state services examination, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो क्लैट है, चाहे वो पीयू का एग्जामिनेशन है। ठीक है, यू माइट सी दी एनालिसिस वीडियोस ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ पीयू इन द चैनल इटसेल्फ। तो आपको पता चलेगा कि मैंने बड़ा डीपर एनालिसिस किया हुआ है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है पहले तो ऐसा क्वेश्चन फिर आने की संभावना है। तो वो जो एनालिसिस किया हुआ है ना वो आपका एक तरह से आप समझ लो कि रॉक बेड है, बेड रॉक है, जहाँ से आपको शुरुआत करनी है समझ बढ़ाने के लिए कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ें याद नहीं रखनी है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार और उससे पिछली बार भी ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रोडिक्शन मैंने उस एनालिसिस में कर दी थी कि ये क्वेश्चन आएंगे और वो डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फॉर इंस्टांस मैंने पिछली बार बोला था कि आर्टिकल 15 डायरेक्टली पूछा जाएगा और आर्टिकल 15 डायरेक्टली आया था वर्बेटम। उन्होंने इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया ना क्रोनोलॉजी पूछ ली थी कि पहले क्या आता है, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब मैंने एक निमोनिक्स बना के बच्चों को बताया हुआ था, तो वैसे आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है, तो जहां जहां पे मैं कुछ रैंडम चीजें बोल रहा हूँ वो रैंडम चीजें नहीं है, उसको साइड नोट बना के याद रखा करो, क्योंकि उस पे यूजुअली कोई क्वेश्चन आया होगा इसीलिए मेरे दिमाग में वो आ रही है चीज। ठीक है, समटाइम्स आई माइट नॉट रिमेंबर कि मैंने वो कहाँ कौन से एग्जाम से मैं निकाल रहा हूँ, बट वो रेलिवेंट रहेगी आपके लिए हमेशा। ठीक है, एनी अदर डाउट डियर? नो सर। ठीक है, ठीक है फिर डियर, आज के लिए हम इसको रैप अप करते हैं। विल मीट टुमारो। अगर आप लोगों का कोई आपको थोड़ा ये लगे कि मैं आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट और आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो, वैसे आज तो आपको समझ नहीं आएगा इन वन क्लास, यू विल सी इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आपको फिर भी कोई चीज लग रही है कि कोई चीज में थोड़ा स्लो जा चलना चाहिए या फास्ट चलना चाहिए, आई विल इनकलकेट दैट इन इन माय नेक्स्ट क्लास। बट प्लीज याद रखें जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ उनको नोट डाउन जरूर और जरूर करें। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट इनफ, बिकॉज मैं एक बार बोल के भूल जाऊंगा, आई माइट नॉट बी एबल टू रिमेम्बर इट, पर वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका काम है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ चाहे साइड नोट बना के ही लिख लिया, आपके नोट्स में वो दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। जब भी उस टॉपिक में से गुजरें और वहां पे क्वेश्चन सर मेंशन समथिंग है तो वो चीज को जाके तभी सर्च करें और तभी लिखें। और इस वजह से आई कांट टेल यू के बच्चों के 10 10 15 15 नंबर बढ़े हैं इस वजह से। ठीक है, बिकॉज जो एक एग्जाम सेटर है
यूनिवर्सिटी में वो एक सोर्स से चीज नहीं उठाता है. ही इज ऑल्सो समवन हु हैज over 25 years or 30 years of experience in these examinations. उसने एक टॉपिक पे कितने सालों से क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसके दिमाग में भी वैसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे पिछले 15 सालों से मेरे दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा. ठीक है. तो जो साइड लाइन वाली चीजें हैं ना, कई बार मेन टॉपिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कई बार पढ़ाते पढ़ाते आई ऑल्सो टेल यू सर्टन लीगल टॉपिक्स कि बेल कहाँ पे मिल जाएगी, कहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी. वो कई बार रैंडम जो फैक्टॉइड्स होते हैं ना, उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है. तो नेवर कंसीडर एनीथिंग विच इज सेड इन द क्लास कि ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है. उसको, चाहे वो उस टॉपिक का है भी नहीं, उसको साइड में जरूर लिख लो, बिकॉज इट माइट, यू डोंट नो वेयर इट माइट हेल्प यू. ओके डियर, आज के लिए रैप अप करते हैं हम. सी यू सून, टेक केयर. थैंक यू सर.